तारिक भाई आप थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप अपने नेताजी के बारे में सुन नहीं पाएंगे। देखिए ना, देखिए मैं तारिक साहब आपने पिछली बार मुझे होली पर बताया था कि देखिए मेरी बेटी होली भी खेलती है और हमने रोजा भी रखा है। मैं उन तस्वीरों की बात, मुझे वो तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी, मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक ही सांस में कुंभ की भी तारीफ कर रहे हैं और इफ्तार में भी जाते तो अच्छा लगता। अच्छा बोलिए। मैं रोजा खोला हूँ 2 मिनट, मैं 2 मिनट में आके जवाब देता हूँ। रोजा खोला हूँ, टाइम हो गया, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं रोजा खोल के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रोजा इफ्तार का टाइम, उसके बाद दुगने जोश के साथ आएंगे जवाब देने। ठीक है तारिक साहब थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली पूछ रही हूँ, इस देश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, तुहिन जी दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मुझे लगता है बहुत से लोग शायद जो यहाँ पर बैठकर इसे डिफेंड कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम है, एक आम आदमी, ये कर्नाटक की बात नहीं है जो बात आज कही गई कि कर्नाटक से में 4%, फिर आप उसे बढ़ाकर 10%, फिर उसको 15% कर दीजिए। एक अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी मुसलमानों को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, अल्पसंख्यकों को। प्रेम जी बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक वाली बात वो कह रहे हैं बीजेपी झूठ क्यों बोलती है, मुसलमान क्यों करती है, अल्पसंख्यक क्यों नहीं बोलती? मैं बोल दूं ना, देखिए आप कर्नाटका की सरकार की हरकतें अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो ये एकमात्र मुद्दा नहीं है। आप एकमात्र मुद्दा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध भी उन्होंने कल एक रेजोल्यूशन पास किया है, परसों एक रेजोल्यूशन पास किया कर्नाटक की असेंबली में, वो भी किया है। और भी कई ऐसे 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मुस्लिम कॉलोनी रीडेवलपमेंट फंड, एक तरफ हमने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक पूरी तरह से इस वक्त कंगाल है। 14,000 करोड़ रुपए जो हैं, 38,000 करोड़ के उनके SC/ST फंड थे, वहां से निकाले जाते हैं केवल इसलिए ताकि वो राहुल गांधी की नकली प्रोमिसेस को फुलफिल कर सके। और वहीं बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है सीएम मुस्लिम कॉलोनी डेवलपमेंट फंड के लिए। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण के बाद इसमें कोई रहस्य नहीं है कि वो जो 4% माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 4% माइनॉरिटी का तात्पर्य इस कांग्रेस पार्टी के लिए जो कि वर्तमान मुस्लिम लीग है, केवल और केवल मुस्लिम ही है। सुचारिता जी, मैं थोड़ा सा इसमें से आपको डिटूर लेना चाहता हूं। कल आप अभी बात कर रही थी, कल जो इफ्तारी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल की इफ्तारी जिसमें सोनिया गांधी भी गई थी, जिसमें अखिलेश भी गए थे, वो किसकी पार्टी थी? IUML की थी। IUML कौन है? IUML वो पार्टी है जिसको जून 2023 में राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अमेरिका में कहते हैं IUML इज परफेक्टली सेक्युलर। उससे मात्र 1.5 महीने के बाद इसी IUML ने केरला के अंदर एक जुलूस निकाला था, जिसमें खुले तौर पर उसने धमकी दी थी कि हिंदुओं को मंदिरों के बाहर लटका के मारेंगे। अब वो IUML जब एक इफ्तार की पार्टी देती है दिल्ली में, तो सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंच जाती है, जया बच्चन पहुंच जाती है। कौन है जया बच्चन? जया बच्चन वही शख्स है जो आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा नदी में संगम में लाशें बह रही। आप सोचिए कितनी शरारतपूर्ण थी वो बात, जिसका कोई तथ्य, कोई आधार नहीं था। उसका केवल एक ही मकसद था कि जो वहां 1 करोड़ लोग हर प्रतिदिन मौजूद होते थे, उनमें दहशत फैलाना, उनमें अफरा तफरी फैलाना, केवल इस मकसद से उन्होंने बात की। आपकी बात से क्या लग रहा है, ये हिंदू विरोधी टोली है जो एक जगह करने के क्या, किस भाषा का प्रयोग किया था? ये प्रेम जी, ये हिंदू विरोधी टोली है जो एक जगह भाषा का प्रयोग किया था? चपरी लौंडे, मतलब कहने में शर्म आती है ऐसी बातों को। और ये लोग जो है इफ्तारी जैसे इनविटेशन आता है भाग के पहुंच जाते हैं। तो इनका दोहरा मापदंड आज देश ने देखा है, और यही कारण है कि हर दिन जो है इनके वोट कटते हैं, हर दिन ये निरस्त्र होते जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आपने कहा है कि इसीलिए वोट कटते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ये इफ्तार पार्टी थी, उसका एक कच्चा चिट्ठा उन्होंने सामने रख दिया है प्रेम जी। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के खिलाफ मारकाट की धमकी तक दे चुके हैं, जो उनकी इफ्तार पार्टी में तो बहुत जश्न हो रहा है, लेकिन वो जो बैठे हैं ना, वो राम मंदिर जाते हैं, वो कुंभ के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इट्स ओके, क्योंकि वहां से फिर वोट क्यों मिलेगा आपको? प्रेम जी, सुचारिता जी, आप तुहिन सिन्हा जी की सब बातों को ऐसे ही मान लेती हैं? बताइए। मैं मान नहीं रही हूँ, इफ्तार वो उनका बयान है, आप अपना दीजिए। मैं तो अभी बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना भी शुरू नहीं किया। सुनिए तो आप कौन? नहीं, मैंने कहा मैं मान नहीं रही हूँ भाई, उनका बयान है, आप अपना दीजिए भाई। सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे ही,
मैं याद दिला रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या बात मान लेती हैं। हाँ, ठीक है। आप मान लेती हैं कि IUML ने इफ्तार पार्टी दिया। इफ्तार पार्टी कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्था इस तरह से उसकी ओर से इफ्तार पार्टी नहीं होती है। यहाँ जमघट होता है। किसी कोई राजनीतिक पार्टी इफ्तार पार्टी देती है क्या? व्यक्ति देता है, निमंत्रण देता है। ये राजनीतिक दल का इफ्तार पार्टी हो गया और इसलिए इस राजनीतिक दल के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ये सोच ही बहुत संकीर्ण है, इसको मान्यता नहीं देना चाहिए। अरे भाई, ये कोई नहीं कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में मत जाइए प्रेम जी, ये कोई नहीं कह रहा है। So don't misquote. Don't misquote. ये नहीं कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा। मैं तो कह रही हूँ इफ्तार पार्टी में जाइए, लारी साहब की इफ्तार पार्टी में जाइए। आप कोई मना कर रहा है आपको? ये मैं कतई नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी भी नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए एक पूरी पहल हो रही है, चाहे वो इफ्तार हो। उसके लिए आप कुंभ को छोड़ दीजिए, पीछे राम मंदिर को छोड़ दीजिए, लेकिन इफ्तार में जाएंगे। सुचरिता जी, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम लीग की जिस सांसद ने ये पार्टी थी इफ्तार की, हाँ। वो हमास का समर्थक है। बताइए, बोलिए समीर जी। और ये वही सांसद है जिसने कहा था केरल के अंदर कि अगर फिलिस्तीन में अगर हमास में बहुत ज्यादा हमला होगा तो केरल को हम बंद कर देंगे। कौन है जिसने मुसलमान लड़कों को वह इकट्ठा किया था? वो फिलिस्तीन के पक्ष हमास के पक्ष में नारे लगवाए थे। कौन है जिसने कहा था कि इजराइल को घर में घुस के मारने के लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा? कौन है जिसने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां के लोगों को ये सब राजनीतिक केरल के युवाओं से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया था? ये राजनीतिक दल है समीर जी। इफ्तार पार्टी राजनीतिक दल राजनीति में इसीलिए होते हैं कि उन्हें लोग वोट दें। जब वो वोट पाएंगे तो वो सरकारें बनाएंगे, लेकिन फिर यहाँ सोचा जाएगा कि वोट क्यों दिया जाए, वोट कौन देगा। आप मुस्लिम वोटों के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हिंदू वोटर सोचेगा, मैं नहीं चाहती हूं कि वोटर अपने आप को धर्म में बांटकर देखे, लेकिन इस देश की यह हकीकत है और लोग जाति में बंटकर देखते हैं, धर्म में बंटकर देखते हैं। और फिर ये सब तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो कहते हैं हमारे कुंभ के आयोजन को तो मृत्यु कुंभ कहते हैं और यहाँ इफ्तार में जश्न हो रहा है। तो जरा सोचिए कि इन तस्वीरों पर क्यों सवाल नहीं उठेंगे। बहरहाल, मैं बात अब करूंगी बिहार की। 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। आगे ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनाए। तो आज की एक और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जिस पर चर्चा हो रही है वो बिहार की ये तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, नीतीश कुमार मंच पर है, राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रगान के चलते हुए नीतीश कुमार लगातार मंच से दूसरों की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके बगल में जो उनके अधिकारी खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं,